पड़ोसी देश बांग्लादेश जिस तरीके से अलग अलग वजह से पिछले कुछ दिन से सुर्खियों में है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, हिंदुओं पर लगातार हमले होना, इस बीच बांग्लादेश में बेटियों से रेप की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहां महिलाएं, बच्चियां, बहनें अनसेफ हैं पूरी तरह से। बांग्लादेश पर महिलाओं पर अत्याचार लगातार दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में जो महिलाएं हैं खासतौर से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ऐसा लग रहा है ऊपर वाले के भरोसे सिर्फ है। अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का विरोध भी चौतरफा हो रहा है, लेकिन असर उसका कुछ है नहीं। बढ़ते हुए अपराध से नाराज लोगों का गुस्सा फूटकर सामने आया है। यूनुस सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो गए हैं अब और ज्यादा तेज, और इस विरोध प्रदर्शन में अब लोग भी सामने आ रहे हैं, छात्र भी सामने आ रहे हैं। छात्रों ने बलात्कार पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की है और यहाँ कहा है कि न्याय उन्हें मिले, अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए, बलात्कारियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये छात्रों की तस्वीरें हैं और ये छात्रों की तस्वीरें बता रही हैं कि छात्र आंदोलन एक बार फिर से बांग्लादेश में उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये जो विरोध प्रदर्शन अभी सड़कों पर देखे जा रहे हैं वो खतरे की घंटी मोहम्मद यूनुस के लिए हैं, यूनुस सरकार के लिए हैं, क्योंकि इसी तरह का आंदोलन तब भी हुआ था जब शेख हसीना को न सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी थी बल्कि देश तक छोड़ना पड़ा था। यहाँ महिलाओं के खिलाफ बढ़ता हुआ अपराध लोगों के लिए चिंता की बात भी है और गुस्से की वजह भी महिलाओं का एक तरीके से जीना दुश्वार हो गया है। यूनुस राज में महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं और बढ़ते हुए इस अपराध के ग्राफ पर लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हैं, गुस्सा भी सामने आ रहा है। महिलाओं के लिए बांग्लादेश ऐसे समझिए कि जहन्नुम बन गया है। और ये जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम जो छात्राएं हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि बात महिलाओं की है, बात महिलाओं की सेफ्टी की है। महिलाओं के खिलाफ रेप की घटनाएं बढ़ना ये छात्राओं को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए और इसीलिए ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ है। ज़्यादातर छात्राएं इसमें शामिल। महिलाओं के लिए जीना दुश्वार हो चुका है बांग्लादेश में, ये हम क्यों कह रहे हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। महिलाओं का जीना दुश्वार हुआ है, कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में, इंडिपेंडेंट विश्वविद्यालय में, नॉर्थ साउथ विश्वविद्यालय में, राजशाही विश्वविद्यालय में और कई बाकी शैक्षणिक संस्थान हैं। यहाँ इन सब जगहों पर अलग अलग जगह छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं इनमें अपराधियों को ढूंढा जाए, ढूंढ कर उन्हें सजा मिले और कम से कम मृत्यु दंड मिलना चाहिए, खासतौर से जो रेप के केसेस हैं। तो यहाँ अलग अलग हिस्सों में जो खास तौर से यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर यह आंदोलन तेज हुआ है। ढाका विश्वविद्यालय जो कि खास माना जाता है यहाँ का, इंडिपेंडेंट विश्वविद्यालय है, नॉर्थ साउथ विश्वविद्यालय है, राजशाही विश्वविद्यालय है और बाकी कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, ऐसी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये प्रदर्शन अब जोर पकड़ रहा है। और इस प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बाद जो छात्र आंदोलन है वो जगह जगह और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। छात्र आंदोलन का मजबूत होना मतलब मोहम्मद यूनुस की कुर्सी का खतरे में होना और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बड़े स्तर पर अब अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश महिलाओं के लिए नर्क कैसे बनता जा रहा है आप ये भी जान लीजिए। ये नरक हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ बढ़ते अपराध से छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है, खासतौर से महिलाओं के खिलाफ ये अपराध बढ़ा है। छात्रों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है और इस विरोध प्रदर्शन का सीधा असर दिखाई दे रहा है। यूनुस सरकार खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोहम्मद यूनुस की सरकार खतरे में है। कट्टरपंथियों और मंचलों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ मांग ये हो रही है कि खिलाफ इनके कार्रवाई हो। तो छात्रों ने ढाका अरीचा राजमार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। बांग्लादेश में महिलाओं के लिए नर्क जैसी स्थिति है। प्रदर्शन में 6 विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र शामिल हैं, यानी कि टीचर्स भी साथ में शामिल हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था और यौन हिंसा के खिलाफ में ये प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ना, यानी ये किसी भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। बढ़ते अपराध से छात्रों में नाराजगी है और इसी नाराजगी के बाद में ये प्रदर्शन हो गए हैं तेज। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में नाजिया इलाही खान जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। नाजिया इलाही जी, पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूँ क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा इसमें शर्मनाक है, पहले तो हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उस वक्त से भी खबरें ये सामने आ रही थी कि खास तौर से जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनके घरों में घुसकर दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। और अब चिंता की बात यह कि ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कैसे देखें इस घटना को और कैसे देखें मोहम्मद यूनुस की सरकार को?
वंदे मातरम। सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। देखिए रचना जी, बहुत क्लियर और साफ है। बांग्लादेश अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में किसी संविधान या किसी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहा है। वो जमाते इस्लामी मतलब इस्लाम की जमात वालों के हिसाब से चल रहा है। हिफाजतुल इस्लाम मतलब इस्लाम के हिफाजत करने वाले के हिसाब से चल रहा है। हरकतुल इस्लाम मतलब इस्लाम के हरकत को मान करके चल रहा है। तो इस्लाम के हिसाब से सूरे अनफल में अगर जाइएगा तो लूटपाट का तो पूरा सिलसिला उसमें लिखा हुआ है। और रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। तो इसलिए रेप किया जा रहा है। आपने जो विजुअल दिखाया है रचना जी, उसमें देखिए कि उसमें हिजाब वाली महिलाएं भी हैं। तो अब पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। देखिए पाकिस्तान में जब तक 23.3% हिंदूज थे, माइनॉरिटीज थी, तब तक वहां पर हिंदू बहु बेटियों का रेप हुआ करता था, कन्वर्शन हुआ करता था। लेकिन अब क्योंकि 1% से भी कम बच गए हैं, तो अब मुसलमान बेटियों का भी रेप होता है। मस्जिद के अंदर भी एनल सेक्स होता है, मस्जिद के अंदर भी गैंग रेप होता है। तो उसी तरीके से शेर के मुंह में खून लग चुका है, कहावत है ना। उसी तरीके से इन जितने भी हिफाजतुल इस्लाम वाले हैं और इस्लाम के मानने वाले हैं, इनको अब रेप करने का नशा लग चुका है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम अब नहीं देख रहे हैं, अब ये सिर्फ रेप कर रहे हैं। और लोग जो शॉकिंग न्यूज दिखा रहे हैं या लोगों को बहुत आश्चर्यचकित लग रहा है कि रेप हो रहा है, तो रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेटियों को बेआबरू करना, बेइज्जत करना, ये तो मुसलमानों के घर में भी होता है। चाहे वो निकाह मुत्ता के नाम पर हो, चाहे वो मसियार के नाम पर हो, चाहे वो पॉलीगेमी के नाम पर हो, चाहे वो हलाला के नाम पर हो। तो ये तो घर के अंदर भी होता है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से छात्र प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और किसी भी धर्म और मजहब को एकदम साइड में रख करके विजुअल में मैं हिजाब वाली महिलाएं भी देख रही हूँ, छात्र देख रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मोहम्मद यूनुस को अब थोड़ा सा नींद से जागने की जरूरत है और हम्म। इस्लाम को साइड में रख करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जरूरत है। नहीं तो एक दिन ऐसा ना आ जाए कि ये छात्र मोहम्मद यूनुस को रोड पर ला करके उनको सबक सिखाए कि लॉ एंड ऑर्डर माना कैसे जाता है, कैसे हालात तो कैसे कुछ ऐसे ही नजर आ इंप्लीमेंट रहे हैं। किया और जाता है। सबसे बड़ी बात ये, अरविंद सिंह तेजावत जी, शेख हसीना खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग तब अलग तरीके से सामने आती क्योंकि एक महिला से दरख्वास्त होती। उस वक्त पीएम के तौर पर शेख हसीना ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी। लेकिन यहाँ मोहम्मद यूनुस हैं जो शुरू से सवालों के घेरे में है, कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जो कि बांग्लादेश के हित में नहीं रहे, खासतौर से अल्पसंख्यकों के हित में नहीं रहे। और अब जब खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार सामने आ रही है कि कुर्सी जाने वाली है, तब ऐसा लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या छात्र आंदोलन के तौर पर। और ये किसी भी देश के लिए बड़ा शर्मनाक है अगर महिलाओं को लेकर अपराध बढ़े तो। बिल्कुल। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं जिसमें आपने कहा है कि जो शेख हसीना है वो खुद एक महिला है। यह दक्षिण एशिया का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के शीर्ष पदों पर महिलाएं रही है, चाहे वो इंदिरा जी रही हो, बेनजीर भुट्टो हो, है ना, या जो श्रीलंका में जो महिलाएं जो राष्ट्रपति रही है, भंडार नायके हैं, या फिर सोनिया जी है वगैरह, ये तमाम ताकतवर महिलाएं दक्षिण एशिया में रही है। पर दुर्भाग्य से इन्होंने महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो यह तो एक मामला हुआ। जो आपका जो दूसरी जो बात थी, खासकर जो मोहम्मद यूनुस साहब के बारे में है, वो एक बार फिर दोबारा ये बता देता है कि जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, प्रगतिशील थे और वामपंथी थे, जिसमें कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद का कोई जगह नहीं होती है, उन्होंने भी अवसरवादिता का सहारा लिया। तो एक बार यह भी तय हो जाता है कि वामपंथ केवल अगर वह अवसरवाद के चेहरे में बाहर निकलता है तो वह भी कोई बहुत अच्छी विचारधारा साबित होने में संशय है। अब हम महिलाओं पे जो अपराध हो रहे हैं उस पर चर्चा करें। जब भी अराजकता होती है तो उससे सबसे बड़ा जो भुगतान है, खासकर दंगे हैं, खासकर जब देश विभाजन हुआ था, तब भी उसकी जो सबसे बड़ी कीमत देनी हुई होती है वो महिलाओं और बच्चों को ही देनी होती है। क्योंकि जब दंगे होते हैं तो वह अपने बचाव, शारीरिक श्रम, क्योंकि हम जानते हैं कि शारीरिक ताकत में महिलाएं कमजोर पड़ती है, जो कि एक जो कहना चाहिए कि देवीय जो उनका प्रकृति होती है। तो उसके हिसाब से उनमें सबसे जो नुकसान होता है वो महिलाएं, बच्चों और बूढ़ों को होता है। अब मैं पूरी तरीके से नाजिया जी जितना निराश तो नहीं हूं। और जो उन्होंने कहा कि जो फांसी लटका देनी चाहिए, तो दरअसल एक मध्यकालीन तरीके का जवाब दूसरे मध्यकालीन तरीके से नहीं दिया जा सकता है।
क्योंकि हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी और जो तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब वास्तविकता देखिए कि क्या बांग्लादेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब रूप में हो गई है, तो हाँ, यह है कि अराजकता की स्थिति है, पर जैसे कि तमाम देशों में जो अराजकता हुई है, हम्म। उस हालत तक बांग्लादेश नहीं पहुँच पाया है। उसको ठीक करने के लिए छात्र आंदोलन हो रहे हैं, पर वह छात्र आंदोलन ठीक वैसे ही ना हो जाए, हम्म। जैसे कि श्रीलंका में एक बहुत बड़ी कीमत देने के बाद में परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ठीक वैसा ही अगर ये बांग्लादेश में होता है हम्म। कि इतना छात्र आंदोलन होने के बाद में ठीक स्थिति वही रहती है, हम्म। तो ये निराशाजनक है। हालाँकि छात्र निराशाजनक है अगर और इसीलिए नाराजगी और गुस्सा ज्यादा है, बांग्लादेश के लोगों में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है, महिलाओं में भी खास तौर से। और अब तो देख रहे हैं छात्र आंदोलन भी बहुत तेजी से वहां पर बढ़ा है। और जैसे आपने नाजिया जी का जिक्र किया, जाहिर सी बात है इस तरह की बातें तभी मन से निकलती हैं, तभी एक आह निकलती है जब महिलाएं उस दर्द को महसूस करती हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। ये अपराध आखिर बांग्लादेश में क्यों बढ़ता चला गया और क्या इसके पीछे रीजन कुछ समझ में आ रहे हैं, ये हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे और उसके बाद आगे फिर अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। अपराध क्यों बढ़ा आखिर? पुलिस और प्रशासन यहां पर पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा, गुंडों और बदमाशों का वर्चस्व लगातार बढ़ता रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त पूरी तरीके से यहां पर नजर आई है। गुंडों और बदमाशों का वर्चस्व बढ़ेगा, जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर को तो सफाया हो जाएगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है और बांग्लादेश के लिए ये सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात है। बदमाशों में कानून का कोई खौफ रह नहीं गया है, यानी कि जो मांग की जा रही है ना कि मृत्यु दंड कम से कम मिले, तो वो यहाँ खौफ तो बदमाशों में है ही नहीं। राजनीति में बदमाशों और गुंडों की पैठ देखने को मिल रही है। उन्हें पता है कि सरकार अपने हाथ में है। देश भर में अराजकता का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसी मौके का फायदा गुंडे बदमाश उठा रहे हैं। महिलाओं में सुरक्षा को लेकर एक डर का माहौल भी दिख रहा है। महिलाएं जानती हैं कि वो सेफ नहीं है। कट्टरपंथियों, चरमपंथियों का दबदबा नजर आ रहा है और इसी का नतीजा है कि महिलाएं लगातार शिकार हो रही हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक है। बांग्लादेश में हल्ला बोल हो रहा है, नाराज छात्रों की मांग है। छात्रों ने बलात्कार पीड़ितों के लिए मांग की है सजा की। कह रहे हैं कि न्याय मिले, या माफ कीजिए, बलात्कार जो पीड़ित हैं उन्हें इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यौन हिंसा का एक और मामला भी कतई बर्दाश्त होगा नहीं। यानी कि छात्र आंदोलन कह रहे हैं अब अगर एक भी केस हुआ ना तो बर्दाश्त हम करेंगे नहीं। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बच्ची हो या बड़ी हो या महिला हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिला, विकलांग, बुजुर्ग महिला, ये कोई भी अब सुरक्षित बांग्लादेश में है नहीं। गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर इस्तीफा दें, ये सीधे तौर पर मांग है नाराज छात्रों की। निकम्मी यूनुस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ये भी मांग हो रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा सरकार की नाकामी को दिखाता है, दर्शाता है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से मांग हो रही है, छात्र आंदोलन अब और ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है मृत्यु दंड हमें यहाँ बलात्कारियों के लिए चाहिए और जो बलात्कार पीड़ित हैं उसके लिए इंसाफ की मांग सीधे तौर पर यहाँ कर दी गई है। लेकिन ये जो सभी रीजंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में नाजिया जी जो हो गए हो, ये रहते रहते सिचुएशन बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि सब कुछ होने दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता चला गया, बदमाशों और गुंडों की पैठ बढ़ती चली गई और मोहम्मद यूनुस ने आंखें बंद कर ली। रचना जी, सबसे पहले मैं कहूंगी कि जिन सो कॉल्ड छात्र प्रदर्शन जो हुआ था हरकतुल इस्लाम के अंडर लीडरशिप में और शेख हसीना को वहां से निकलने पर, वहां से भागने पर मजबूर किया गया, तो शेख हसीना के इनर गारमेंट को हवा में उड़ाने वाले कौन थे? शेख हसीना खुद मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शेख हसीना भी पढ़ती थी, अशहदु अन ला इलाहा शेख हसीना भी पढ़ती थी। और जिन्होंने जिन लड़कों ने, जिन सो कॉल्ड छात्र ने उनके इनर गारमेंट को, उनके अंडर गारमेंट को हवा में उड़ा उड़ा करके तस्वीरें खिंचवाई थी, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था। तो यहाँ पर बात है कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है उसको डीप डाउन से समझने की कोशिश करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा वहां पर? बांग्लादेश में जो 2 फुट 3 फुट के मौलाना है, जिनके भड़काऊ स्पीचेस पूरी दुनिया ने देखे हैं, कि वही यहाँ पर आईएएस की चेयर पर बैठेगा जो ला इलाहा पढ़ सकता है, वही आईपीएस के चेयर पर बैठेगा जो ला इलाहा पढ़ सकता है, वही यहाँ पर टीचर रहेगा जो इस्लाम कबूल करेगा, वही यहाँ पर प्रोफेसर रहेगा जो इस्लाम एक्सेप्ट करेगा, वही यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर पे काम कर सकता है जो इस्लाम एक्सेप्ट करेगा। कई लोगों को मजबूर किया गया
कई महिलाओं को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करती थी उनका रेप किया गया कि तुमको दोबारा नौकरी के चेयर पर तभी बैठने देंगे जब तुम इस्लाम कबूल करोगे। तो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये जो अश्लीलता का नंगा नाच हुआ है, ये एक्चुअली में इस्लाम में है तभी हो रहा है। अब आती है बात कि लॉ एंड ऑर्डर संभाला तब जाएगा जब मोहम्मद यूनुस आतंकवाद को समर्थन नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो कठपुतली बना हुआ है, वो तो आतंकवाद को समर्थन करके ही वो प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठा है। आज अगर वो प्रधानमंत्री के चेयर से इस्तीफा देता है तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो कहावत है ना, दूसरों के घर में आग लगाओगे तो धुआं के साथ साथ आग फिर अपने घर तक भी फैलेगी, या फिर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो अपने लिए खुद भी परेशानी बढ़ा लोगे, क्योंकि उस गड्ढे में कब गिर जाओगे पता नहीं चलता। तो मोहम्मद यूनुस आज ऐसी परेशानी में घिरे हुए हैं अरविंद सिंह जी। बिल्कुल रचना जी, आज देखिए मोहम्मद यूनुस खुद उस छात्र प्रदर्शन के परेशानी में और उसी आग में खुद भी जल रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये छात्र प्रदर्शन हम लोग और भी ज्यादा ऊपर देखें। असहमत होना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि दरअसल नाजिया जी जो बांग्लादेश का जो चित्रण कर रही है वो अफगानिस्तान जैसा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। शेख हसीना के इनर गारमेंट क्या नहीं उड़ाए गए हैं? आंख में सुरमा लगा करके लंबा हरा कुर्ता पहन करके शेख हसीना के इनर गारमेंट उन्होंने सभी धर्मों के हवा में पवित्र ग्रंथ थे उनका उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने हिंदुओं को भी वो सम्मान दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जरूर खराब है। और दूसरी बात यह कि हमारे मीडिया हाउसेज या उनके लिए भी यह, या हमारे देश की सरकारों के लिए भी यह अच्छा नहीं है कि हम एक बांग्लादेश की वैसी तस्वीर खींचे जो कि भारत के हित में नहीं है। क्योंकि अगर कट्टरपंथ को हम कहेंगे कि वैसा है तो हम कट्टरपंथियों के हवाले ही करेंगे। और जहां तक इस्लाम की बात है तो हर एक रिलीजन में रिफॉर्म्स होते हैं, तो जितने भी जो इस्लामिक चिंतक हैं उन्हें उसमें रिफॉर्म्स की बात करना चाहिए, क्योंकि हिंदुइज्म ने भी रिफॉर्म किया है। सती प्रथा से लेकर हम आज रिफॉर्मेशन की तरफ जाना कब चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं, रिफॉर्म कर सकता है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है रचना जी कि कोई भी मॉडर्न स्टेट है वो मिडाइवल रिलीजन के बेस पे अगर चलेगा तो उसके दुष्परिणाम तो होंगे ही। जहां तक बांग्लादेश का प्रश्न है, अगर ये सत्ताएं यंग लोगों के हाथों में जाती है तो ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर दिया है तो इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है बांग्लादेश से, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। बांग्लादेश की सेना में तख्तापलट की साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ के तख्तापलट की कोशिश की बात सामने आ रही है। यहाँ बांग्लादेश के टॉप जनरल की बैठक के बाद हड़कंप की स्थिति देखी गई। बांग्लादेशी सेना के कई अधिकारी इस साजिश में शामिल हैं। यहाँ पर सामने जो बातें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। पाक परस्त लेफ्टिनेंट जनरल ने ये बड़ा प्लान बनाया। आईएसआई के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का ये प्लान जो कि अब सामने आ गया है। खुफिया निगरानी में लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है और अब सैन्य खुफिया डीजीएफआई की निगरानी में उन्हें रखा गया है। तख्तापलट की साजिश में कई और अधिकारी भी शामिल। 10 जनरल ऑफिसर कमांडिंग के नाम सामने आए हैं। रहमान ने आईएसआई के साथ कनेक्शन अपना बढ़ा दिया है। दरअसल बांग्लादेश की सेना में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। खबर है कि बांग्लादेश की आर्मी चीफ वकार उस जमान का तख्तापलट कराने की तैयारी यहां पर चल रही है। हाल ही में बांग्लादेश आर्मी के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान क्वार्टर मास्टर जनरल ने जनरल जमान की जगह लेने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अभी तक पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को पाकिस्तान और जमात इस्लामी समर्थक माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता के बीच में अपनी ताकत का टेस्ट लेने की कोशिश की और सेना मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जनरल वकार को हटाने के कदम का समर्थन करने के बावजूद बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति कम थी। इस कदम के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को बांग्लादेश की सैन्य खुफिया डीजीएफआई की निगरानी में रखा गया है। बांग्लादेश पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों ने स्थिति को तनावपूर्ण बताया। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिन में ढाका में बड़ा उथल पुथल कुछ देखने को मिल सकती है। आईएसआई के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का ये प्लान जो कि अब हो गया है डीकोड, अरविंद जी कैसे देखें इसे? बिल्कुल, बांग्लादेश लगातार अराजकता की ओर जा रहा है और ये बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। अब मुझे लगता है कि भारत को इसमें चाहे वह बैकडोर या चाहे सीधे सीधे इसमें अपनी भूमिका देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर और वहां पे अगर कोई कट्टरपंथियों की सरकार आती है तो हमें ये मानना चाहिए कि वहां सीधा सीधा चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा
और हमारे लिए स्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं रहेगी। तो मैं खाली उम्मीद ये कर सकता हूँ हमारे यहाँ के कूटनीतिज्ञों से कि वे थोड़ी अपनी सक्रियता को बढ़ाएं, कुछ मीटिंग्स बहुत ज्यादा तेजी से करें वहां बांग्लादेश के जो। पर बात यह है कि हम बात करें तो करें किससे, क्योंकि हाँ। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि वहां अभी किसके हाथ में सब कुछ डोरियां हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार शायद अभी यानी आप इंतजार कह रहे करने हैं कि की थोड़ा तो स्ट्रेटेजी में बदलाव हो। नाजिया जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? कुछ कुछ कदम उठाने की अब जरूरत है और ज्यादा ध्यान से इस पूरे सिचुएशन को देखने की जरूरत है भारत सरकार को? जी रचना जी, मैं आज से नहीं, डे 1 से कह रही हूँ। जब शेख हसीना जी को वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, मैं तब से कह रही हूँ कि 1971 में जब हम पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को बना करके दे सकते हैं, जब इतनी ताकत भारत की सेना को जब 1971 में थी, तो अब तो हमारा डिफेंस जो है वो चौथे पोजीशन पर है पूरी दुनिया में। तो मुझे लगता है कि अब हमारे भारत की सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए और बांग्लादेश को दोबारा हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जितनी भी बहु बेटियां हैं, जितने भी वहां के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें और हमारे भारत की सेना के अंडर में रहें, ताकि वहां पर इस तरीके के खूनी खेल और आतंकवाद का खेल और पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजी खेल रहा है और पाकिस्तान के नेतृत्व में मोहम्मद यूनुस ने जिस हिसाब से बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है, वो भांडा फूटे और भारत सरकार अपने अंडर में बांग्लादेश को दोबारा ले ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। नाजिया इलाही जी, अरविंद सिंह तेजावत जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में बनी हुई है उसमें बेटियों के साथ रेप भी हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ तो ये एक और नई साजिश का खुलासा जिसमें तख्ता पलट होने की बात सामने आ रही है।